हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। इस भाग में हम पढ़ेंगे राजस्थान के नामकरण के बारे में। देखिए, आज भारत के हम जिस भूभाग को राजस्थान बोलते हैं वो प्राचीन समय में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि सबसे पहले राजस्थान के लिए जो शब्द यूज़ किया गया वो था ब्रह्मवर्त। क्या यूज़ किया गया शब्द? ब्रह्मवर्त। और वो शब्द यूज़ किया गया ऋग्वेद में। देखिए, आपको पता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो वेद हैं और वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें भी प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में राजस्थान के लिए शब्द यूज किया गया ब्रह्मवर्त। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मवर्त शब्द जो है वो किस ग्रंथ में यूज किया गया, तो आपको बताना है ऋग्वेद में। देखिए, ब्रह्मवर्त का अर्थ होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसे देवी देवताओं द्वारा बसाया गया हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे ये राजस्थान है तो प्राचीन समय पे यहाँ पर सरस्वती और दृश्यवती नदी बहा करती थी। तो इन दोनों के बीच का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान। आपको यहाँ बस केवल इतना याद रखना है कि ब्रह्मवर्त शब्द जो है वो ऋग्वेद में यूज किया गया। दूसरा जो शब्द यूज किया गया है वो है मरुकांतर। ये शब्द वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में किया गया है। किसमें किया गया है? रामायण में। देखिए, मरुकांतर का मतलब क्या होता है? मरु का मतलब होता है रेगिस्तान और कांतर का मतलब होता है जंगल। कांतर का मतलब होता है जंगल। हम कह सकते हैं कि रेगिस्तानी भाग में फैला हुआ जंगली क्षेत्र जिसे हम क्या कहेंगे? मरुकांतर। तो ब्रह्मवर्त शब्द यूज किया गया ऋग्वेद में और मरुकांतर शब्द यूज किया गया रामायण में। देखिए, यहां पर वाल्मीकि जी का नाम आया है। हम यहां से कंसेप्ट को समझते हैं। वाल्मीकि जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलयुग के वाल्मीकि, किसके वाल्मीकि? कलयुग के वाल्मीकि। कलयुग के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे संत हरिदास जी को। किसको? हरिदास जी को। ये हरिदास जी जो है वो निरंजनी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। कौन से संप्रदाय से? निरंजनी संप्रदाय। और निरंजनी संप्रदाय जो है वो, इसकी जो पीठ है वो है गाड़ा धाम। गाड़ा धाम डीडवाना में। तो एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कलयुग के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास जी को। और ये कौन से संप्रदाय से रिलेट है? निरंजनी संप्रदाय। और इसकी जो पीठ है वो है गाड़ा धाम डीडवाना। ठीक है। एक चीज और कि वाल्मीकि जी को जो गुरु हैं वो कौन सी जनजाति के लोग मानते हैं? उनको मानते हैं सहरिया जनजाति के लोग। सहरिया जनजाति। देखिए, आपको पता है सहरिया जनजाति जो है वो 12 जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 12 में। 12 में आपने किशनगढ़ और शाहबाद वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सहरिया जाति के लोग आपको मिलेंगे। देखिए, एक चीज़ और कि सहरिया जनजाति भारत सरकार द्वारा घोषित आदिम जनजातियों में से एक है। राजस्थान में केवल एकमात्र आदिम जनजाति जो कि भारत सरकार द्वारा घोषित की गई है वो है सहरिया जनजाति। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। जब हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि ज़्यादा स्थायी होता है। तो आपको 2 बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि 2 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया है ब्रह्मवर्त और रामायण में कहा गया है मरुकांतर। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं 2 शिलालेख। 2 शिलालेख कौन से हैं? एक तो है घोसुंडी शिलालेख और एक है बसंतगढ़ का शिलालेख। देखिए, घोसुंडी शिलालेख जो है वो है आपका चित्तौड़गढ़ में। इस शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द यूज किया गया है। देखिए, राजस्थानी शब्द। प्रश्न आता है कि राजस्थान शब्द का अप्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो वो मिलता है घोसुंडी शिलालेख में। राजस्थान से मिलता जुलता शब्द आपको देखने को मिल रहा है राजस्थानी है। प्रॉपर 100% राजस्थान शब्द नहीं मिलता,
उससे मिलता जुलता राजस्थानी शब्द कहाँ देखने को मिलता है? घोसुंडी शिलालेख में। और ये शिलालेख है 532 ईसा पूर्व का। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसके अलावा एक खंडित शिलालेख है, और हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द का उल्लेख इस शिलालेख में देखने को हमें मिलता है। अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द का उल्लेख। इसके बाद आता है आपका वसंतगढ़ शिलालेख, सबसे इंपॉर्टेंट। इस शिलालेख में राजस्थान के लिए क्या शब्द दिया गया है? राजस्थानीय द्वितीय। देखिए, ये जो शिलालेख है वो है बसंतगढ़ के किले में। ये है बसंतगढ़ का किला, बसंतगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। ये जो बसंतगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बसंतगढ़ के किले का निर्माण किसने किया? तो राणा कुंभा। इसके अलावा अचलगढ़ के किले का निर्माण भी राणा कुंभा ने किया था। अब देखिए, इस बसंतगढ़ के किले में एक मंदिर है। क्या है? एक मंदिर। ये है मंदिर, ये मंदिर बना हुआ है। ये कौन सी माता का मंदिर है? खीमल माता का मंदिर, खीमल माता मंदिर। ये बसंतगढ़ का किला कहाँ है? सिरोही में। बसंतगढ़ के किले में एक मंदिर है खीमल माता का। इस खीमल माता के मंदिर की जो दीवारें हैं उस पर राजस्थानी शब्द का उल्लेख किया गया है। ये जो दीवारें हैं, जब पढ़ा गया इस शिलालेख को तो इनकी दीवारों पर राजस्थानी शब्द देखने को मिला। तो इसको हमने राजस्थान से रिलेट करके देखा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी शब्द का, राजस्थान शब्द का अप्रत्यक्ष उल्लेख किस शिलालेख में देखने को मिलता है, और अगर आपके पास दो ऑप्शन है, घोसुंडी शिलालेख और बसंतगढ़ शिलालेख, तो आपको लगाना है घोसुंडी शिलालेख। और अगर आपके पास सीधा ऑप्शन दे रखा है बसंतगढ़ शिलालेख और घोसुंडी शिलालेख ऑप्शन में नहीं है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? बसंतगढ़ शिलालेख। देखिए, इस शिलालेख से संबंधित कुछ बातें और हैं कि किसके समय में लिखा गया। तो ये बसंतगढ़ शिलालेख एक शासक थे वर्मलात, उनके समय का शिलालेख है। ये वर्मलात जो है चावड़ा वंश के थे। कौन से वंश के? चावड़ा वंश के। देखिए, चावड़ा वंश जो है वो चौहानों की एक शाखा है, चावड़ा शाखा। तो उसके शासक थे वर्मलात, और वर्मलात ने इस शिलालेख का निर्माण कराया। इसके अलावा इस शिलालेख से दास प्रथा की भी जानकारी मिलती है। कौन सी प्रथा की? दास प्रथा, दास प्रथा। और आपको पता होगा दास प्रथा पर सबसे पहले जो जिसने रोक लगाई थी वो थे लॉर्ड विलियम बेटिक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि दो शिलालेख हैं। एक शिलालेख में, घोसुंडी शिलालेख में राजस्थानी शब्द देखने को मिलता है, और बसंतगढ़ शिलालेख में आपको राजस्थानी द्वितीय शब्द देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाए बसंतगढ़ का किला कहाँ है, तो वो है सिरोही में, और बसंतगढ़ के किले में खीमल माता का मंदिर है, और उसकी जो शिला है, उसकी जो दीवारें हैं, उस पर राजस्थानी शब्द देखने को मिलता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है जॉर्ज थॉमस की। किसकी बात आती है? जॉर्ज थॉमस। देखिए, जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान के लिए शब्द यूज किया राजपुताना। क्या शब्द यूज किया गया? राजपुताना। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजपुताना शब्द का यूज किसने किया, तो वो किया जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी में। देखिए, जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के। ये यहां पर एक एमपी के ग्वालियर के मराठा सरदार थे, मराठा सरदार दौलतराम सिंधिया। क्या नाम था उनका? दौलतराम सिंधिया। इनके ये अंग्रेजी कमांडर थे। क्या थे? अंग्रेजी कमांडर। तो दौलतराम सिंधिया जो थे, उनके अंग्रेजी कमांडर कौन थे? जॉर्ज थॉमस। इन्होंने राजस्थान के लिए क्या शब्द यूज किया? राजपुताना। अब आप कहेंगे राजपुताना शब्द क्यों यूज किया, तो देखिए, सन 1800 के समय राजस्थान में
कुल 17 रियासतें थी। कितनी थी? 17 रियासतें। उन 17 रियासतों में 15 रियासतें किसकी थी? राजपूतों की, और 2 रियासतें थी जाटों की। तो 15 रियासतें राजपूतों की होने के कारण इन्होंने राजस्थान के लिए शब्द यूज किया राजपुताना। क्लियर है? अब देखिए, इन्होंने केवल कहा था, इन्होंने कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया। तो इसका जो लिखित प्रमाण दिया वो दिया विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने दिया? विलियम फ्रैंकलिन ने। इनकी एक पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसमें इनकी जीवनी लिखी गई थी और उस जीवनी में इन्होंने उल्लेख किया था कि सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द कहा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेजली ने कराया था। तो ये पुस्तक कब की है? 1805 की। ध्यान रहेगा आपको, राजपुताना शब्द कहा जॉर्ज थॉमस ने 1800 में, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था। 1805 में द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस ये पुस्तक लिखी विलियम फ्रैंकलिन ने, और इस पुस्तक में जो है इन्होंने कहा कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपुताना कहा था। तो लिखित प्रमाण आपको यहां से देखने को मिलता है। अब देखिए, यहां पर एक डेट है 1805। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, 2 कंसेप्ट ध्यान रख सकते हैं। पहला कंसेप्ट तो है भटनेर का किला, भटनेर दुर्ग, और एक इससे जुड़ा हुआ है लोहागढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। देखिए, भटनेर के दुर्ग पर 1805 में 16 अप्रैल 1805 में बीकानेर के जो राजा थे सूरत सिंह। कौन थे? बीकानेर के सूरत सिंह। इन्होंने यहां पर क्या किया था? आक्रमण किया था। कहां पर? भटनेर के किले पर, और इस किले को उन्होंने जीता था। तो जीतकर इन्होंने, इस दिन मंगलवार का दिन था, तो इस दिन इन्होंने इसका नाम भटनेर से बदलकर क्या कर दिया? हनुमानगढ़। क्या किया? हनुमानगढ़। 1805 की बात है। 16 अप्रैल 1805 को बीकानेर के सूरत सिंह ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी, और इस किले का नाम बदलकर क्या कर दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि 16 अप्रैल को मुंबई से, बोरीबंदर से लेकर ठाणे तक एक ट्रेन चली थी, सर्वप्रथम ट्रेन चली थी भारत में। तो इस दिन 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? रेल दिवस भी मनाया जाता है। तो जनरली आप याद रख सकते हैं 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। एक है लोहागढ़ का दुर्ग। देखिए, सन 1805 में एक लॉर्ड लेक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कई बार जो है लोहागढ़ के किले पर आक्रमण किए, यहां तक कि इस पर गोले भी दागे। लेकिन वो गोले जब दागे गए तो वो इस किले की दीवार में धंसकर रह गए। तो जब वो अंग्रेज लॉर्ड लेक जब इसको जीत नहीं पाया, तब उसने कथन कहा था कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा जो है वो जाटों के किले में दब कर रह गई। तो ये जो कथन है वो लोहागढ़ के किले के लिए कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लॉर्ड लेक द्वारा कहा गया था कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा जो है वो जाटों के किले में दबकर रह गई। ये किस किले के बारे में कहा गया है? तो लोहागढ़ के किले के बारे में कहा गया है। और भटनेर के किले पर बीकानेर के सूरत सिंह ने आक्रमण करके इसे जीता, और इसका क्या नाम रखा? हनुमानगढ़। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये बातें थी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राजपुताना शब्द किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति यहां पर आते हैं। कौन आते हैं? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने राजस्थान के लिए 3 शब्द कहे, रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान। ये तीनों शब्द किसने कहे? कर्नल जेम्स टॉड ने। देखिए, ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड की। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 को। इनकी मृत्यु हुई 18 नवंबर 1835 को। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि इनके गुरु का नाम क्या था, यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था, यति ज्ञानचंद्र। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक इन्होंने अपने गुरु को समर्पित की थी। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। देखिए, ये जब जब जाते थे गांव में इतिहास के बारे में जानकारी रखने के लिए, जब जब भी गांव का दौरा करते थे तो घोड़े के साथ जाते थे, घोड़े पर बैठ कर जाते थे। तो धीरे धीरे इनका नाम क्या हो गया, घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाने लगा। इनके घोड़े का नाम था अलबर्ग। आप याद रख सकते हैं कि घोड़े का क्या नाम था, अलबर्ग। देखिए, ये जो अलबर्ग है, थोड़ी सी आप नॉलेज रख सकते हैं, इसकी मृत्यु हुई थी कोटा में। तो कोटा में इसकी मजार भी बनी हुई है और वहाँ पर एक सर्किल भी बना हुआ है। आपने नाम सुना होगा घोड़े वाले बाबा सर्किल। वो जो इनका घोड़ा है उसी की स्मृति में बनाया गया है। इसके अलावा इनको राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। देखिए, क्यों कहा जाता है, इतिहास तो और भी इतिहासकारों ने लिखा, लेकिन इन्होंने जो इतिहास लिखा वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखा। एक एक शिलालेखों के बारे में जानकारी, वो भी क्रमबद्ध रूप से। तो इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये तो इनकी सामान्य जानकारी हुई। अब इनकी दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। अब देखिए, ये जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है वो 1829 में लिखी गई थी और ये था इसका पहला पार्ट, पार्ट 1। और इसी पुस्तक का दूसरा पार्ट आया, उस पार्ट का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये था पार्ट 2। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो किसने किया, इनके मित्र विलियम जेम्स क्रुक ने। ठीक है। इस पुस्तक में राजस्थान में फ्यूडलिज्म की जानकारी दी गई है। किसकी, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म होता है सामंतवाद। क्या होता है, सामंतवाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था के बारे में जानकारी किस ग्रंथ में दी गई है, तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। देखिए, फ्यूडलिज्म होता क्या है, सामंतवादी व्यवस्था होती क्या है। देखिए, एक तरीके से ये राजा और किसान के बीच में एक मीडिएटर की तरह व्यवस्था होती है। राजा जो है वो अपने निज जन होते हैं, जो खास लोग होते हैं, उनको पहले के समय में सामंत नियुक्त कर दिया करते थे। ये सामंत क्या करता था कि जो किसान होते थे उनसे टैक्स वसूली का काम करता था। इसमें से कुछ टैक्स तो वो खुद रख लेता था और बचा हुआ बाकी भाग वो राजा को जमा कर देता था। यानी कि एक तरीके से राजा और किसान के मध्य मीडिएटर का काम करता था, उनसे टैक्स वसूली का काम करता था। यानी कि एक तरीके से जनता का यानी किसानों का शोषण करता था। देखिए, सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत जिसने की, अगर आप ध्यान रखना चाहें तो शुरुआत की राव चूड़ा ने। सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत राव चूड़ा ने। इसको सर्वाधिक बढ़ावा किसने दिया, राव जोधा ने। राव जोधा ने इसका खूब विस्तार किया। इस पर जो रोक लगाई गई वो जय नारायण व्यास द्वारा, जय नारायण व्यास जो हमारे मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, उन्होंने इस पर रोक लगाई। और इसका उल्लेख जो है वो कौन से ग्रंथ में, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। तो ये आपको यहां पर इस पुस्तक के बारे में ध्यान रखना है। एक दूसरी और पुस्तक थी दी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये इन्होंने 1835 में लिखी थी, 1835 में लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के किले, दुर्ग, किले, स्मारक, इन सभी बातों का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए, 1835 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इस पुस्तक का प्रकाशन 1839 में इनकी पत्नी ने किया, जिनका नाम था जूलिया क्लस्टरबर्ग। जूलिया क्लस्टरबर्ग ने इस पुस्तक का प्रकाशन 1839 में कहां से किया, लंदन से किया। तो आपको ध्यान रखना है कि
इनकी 2 पुस्तकें थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा पार्ट था दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, और दूसरी पुस्तक का नाम है दी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। फ्यूडलिज्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? इस पुस्तक से मिलती है। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ डेट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कर्नल जेम्स टोड के बारे में, क्योंकि यहां से सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर प्रश्न पूछने की संभावना कर्नल जेम्स टोड से होती है। तो देखिए 1798 में कर्नल जेम्स टोड की एंट्री होती है पश्चिम बंगाल से। कहाँ से आते हैं ये? कहाँ आते हैं सबसे पहले भारत में? पश्चिम बंगाल में। एक सैनिक पद पर इनकी नियुक्ति होती है। तो भारत में कहाँ से आए? पश्चिम बंगाल से इनकी एंट्री हुई। 1806 में इनकी जो मुलाकात है वो मांडलगढ़ में, कहाँ पर? मांडलगढ़ में। किनसे होती है? इनके गुरु कौन? यति ज्ञानचंद्र जी से। ठीक है, आपको पता है जेम्स टोड को बोला जाता है कर्नल। तो 1813 में इनको किसकी उपाधि दी गई? कर्नल की उपाधि दी गई। इसके अलावा 1818 में इनको 2 रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। एक तो बनाया गया मेवाड़ का और एक बनाया गया हाड़ौती का। इसके बाद 1819 में इनको और 2 रियासतें, एक तो मारवाड़ और एक सिरोही, इन रियासतों का भी क्या बना दिया गया? पॉलिटिकल एजेंट। तो इस तरीके से ये 4 रियासतों के क्या रहे? पॉलिटिकल एजेंट रहे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब ये 1822 में जब यहां से जा रहे थे अपने देश, तो ये एक शिलालेख, मानमोरी शिलालेख कहा जाता है जिसे, मानमोरी शिलालेख, इसको भी अपने साथ लेकर जा रहे थे। ये मानमोरी शिलालेख जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के पास एक झील है मानसरोवर झील, वहाँ पर एक चट्टान पर यह शिलालेख है जिसका नाम है मानमोरी शिलालेख। ये शिलालेख किससे रिलेट है? मौर्य शासकों से, मौर्य शासकों से। इस शिलालेख में समुद्र मंथन के बारे में जानकारी दे रखी है। समुद्र मंथन, देवताओं और असुरों के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था, इसके बारे में इसमें जानकारी है। अब देखिए हुआ क्या, जब इस मानमोरी शिलालेख को लेकर जो है कर्नल जेम्स टोड जब जा रहे थे, तो ये शिलालेख बहुत वजनी था। इस कारण इनकी जो नाव है, जो जहाज है, उसका जो है बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगा। तो इस शिलालेख को ये समुद्र में फेंक कर चले गए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानमोरी शिलालेख जो है कर्नल जेम्स टोड का संबंध किस शिलालेख से है? मानमोरी शिलालेख है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1798 में ये पश्चिम बंगाल से आए। पश्चिम बंगाल में इनकी एंट्री हुई। 1806 में इनकी मुलाकात यति ज्ञानचंद्र जी से हुई। 1813 में इनको कर्नल की उपाधि दी गई। 4 जगहों के पॉलिटिकल एजेंट रहे और जाते हुए अपने साथ एक शिलालेख ले जा रहे थे, मानमोरी शिलालेख, और वजनी होने के कारण ये इसे समुद्र में फेंक गए। अब 2 किलों का नाम इनसे जुड़ा हुआ है, टोडगढ़ का किला और भीमगढ़ का किला। देखिए टोडगढ़ के किले का जो निर्माण किसने कराया? वो किला कराया कर्नल जेम्स टोड ने। इस किले का दूसरा नाम है बोरासवाड़ का किला। देखिए किला कहाँ पर है? बोरासवाड़ गांव में है, तो इस कारण इसको कहा गया है बोरासवाड़ का किला। देखिए किला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, उसके प्रणेता आप जानते हैं, प्रणेता का नाम है विजय सिंह पथिक। क्या नाम है? विजय सिंह पथिक। इनका मूल नाम है भूप सिंह गुर्जर। क्या नाम है? भूप सिंह गुर्जर। और इनके साथ एक थे अजमेर के गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा। इन दोनों को बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इस किले में कैद रखा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि टोडगढ़ के दुर्ग यानी कि बोरासवाड़ के किले का निर्माण किसने कराया? वो कराया कर्नल जेम्स टोड ने। और भीमगढ़ दुर्ग, ये मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह, उनके नाम पर इस किले का जो है कर्नल जेम्स टोड ने निर्माण करवाया। तो ये आपको कर्नल जेम्स टोड के बारे में जानकारी थी जो आपको याद रखनी है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
देखिए ऐसे दो ग्रंथ हैं जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। एक ग्रंथ है नैनसिरी खियात, इसकी रचना की है मूणोत नैनसी द्वारा, और एक ग्रंथ है राज रूपक, जिसकी रचना की गई है कवि वीर भाण द्वारा। इन दोनों ग्रंथों में आपको ध्यान रखना है, इन दोनों ग्रंथों में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। मूणोत नैनसिरी ख्यात और वीरभाण राजरूपक ग्रंथ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चल के भाषा के आधार पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में राजस्थान के लिए कौन सी भाषा का शब्द यूज किया? राजस्थानी भाषा शब्द यूज किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर जो है राजस्थान शब्द कहां पर उल्लेख देखने को मिलता है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा 1912 में इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा शब्द यूज किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, यह आपको ध्यान रखना है। और फाइनली संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को जो है संवैधानिक दर्जा मिला और राजस्थान शब्द का उल्लेख संविधान में देखने को मिला। देखिए संविधान की जो पहली अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची है, उसमें राज्यों के नाम का उल्लेख होता है, राज्यों के नाम का उल्लेख होता है। तो इस तरीके 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आपको पता होना चाहिए राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये था राजस्थान के नामकरण के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।